Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept relating to Hindu Adoption and Maintenance Act. जैसे आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने अडॉप्शन के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट था वो क्लियर कर लिया है और आज का जो लेक्चर है हमारा मेंटेनेंस पे है। हालांकि इससे पहले भी हम हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि मेंटेनेंस जो है कहाँ मिलता है मेंटेनेंस के लिए, इनकी परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की बात हमने की थी। सेक्शन 25 में हमने डिस्कस किया था हिंदू मैरिज एक्ट के, और सेक्शन 24 में जो पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस की बात हुई थी वो तो हिंदू मैरिज एक्ट की बात है, उसको तो एक आप साइड में ही रखिए, वो तो अलग फुटिंग पर है। हालांकि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है वो भी मेंटेनेंस की बात करता है, पर वो क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरी कास्ट एवरी रिलीजन है, उसमें कोई इश्यू नहीं है कि हर प्रकार का, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हर प्रकार की कास्ट या रिलीजन का व्यक्ति वहां पर मेंटेनेंस डिमांड कर सकता है। बट ये जो मेंटेनेंस की बात हो रही है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये स्पेसिफिकली कहता है कि हिंदूज पे ये एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन मोस्टली क्या है, कोर्ट्स में ज्यादातर 125 की ही एप्लीकेशन लगाई जाती है फैमिली कोर्ट्स में, और इसको बहुत ही कम यूज में लाया जाता है। लेकिन हमें इसको पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए कि एक लेडी, इसमें क्या है कि लेडी हिंदू वाइफ के ऊपर है ये सेक्शन 18 जो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का। जबकि आप अगर 125 सेक्शन में देखते हो या परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की बात देखते हो, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। जो 125 है वो वाइफ के लिए ही है बेसिकली, उसमें भी वाइफ ही क्लेम करती है। लेकिन उसमें भी अब धीरे धीरे जो है कुछ चेंजेस आने लगे हैं, कोर्ट्स जो लिबरल इंटरप्रिटेशन देने लगी, उससे काफी कुछ तक फर्क पड़ा है। चलिए फालतू की इधर उधर की बातें न करते हुए हम करंटली अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मुझे जो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कंसेप्ट को करवाने में काफी मजा भी आता है, और वैसे आप सभी को भी इस बारे में थोड़ा पता भी होना चाहिए कि मेंटेनेंस आपको कैसे करना है। एक सेकेंड, कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ इश्यू है, उसको एक बार मैं थोड़ा सा कवर कर लूं साथ में, क्योंकि बाद में ये नोट्स आपको ही काम आने वाले हैं। ये जो एरो है ना, कुछ ऊपर नीचे हो गए थे, तो इनको हम थोड़ा सा इधर ही सकते हैं। थोड़ा सा हो जाओ। चलो ये नहीं हो रहे तो हम क्या करते हैं, एरो को ही निकाल देते हैं। ये एरो भी नहीं निकलने वाले, चलो आपके लिए ठीक है इतना। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। अगर आप इसके टाइटल को भी देखते हो, साफ तौर पे कहता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ देना है जी। इसमें हस्बैंड का कोई रोल नहीं है, वो मेंटेनेंस डिमांड नहीं करेगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं, ए हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, हिंदू वाइफ करेगी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट है, चाहे तो शादी इससे पहले हुई है बाद में, shall be entitled to be maintained by her husband during lifetime, लाइफ टाइम में वो entitled है कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा। हिंदू वाइफ shall be entitled to live separately, अगर हिंदू वाइफ चाहती है कि वो सेपरेटली रहना चाहती है, अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, और उसका जो राइट है मेंटेनेंस का वो भी खत्म ना हो, तो उसके लिए क्या ग्राउंड्स है, वो ग्राउंड हम देख लेते हैं। कि वैसे तो मेंटेनेंस का प्रोविजन है, बट क्या है कि अगर हिंदू वाइफ ये सोचती है कि मेरा जो हस्बैंड है मैं उसके साथ नहीं रह पा रही हूँ, या उसने एक अलग शादी और कर ली है, कोई कंक्यूबाइन रख ली, रखैल वर्ड जो यूज होता था पहले वो रख ली है, या वो अलग उसका मैरिटल अफेयर है, या उसके साथ क्रूल्टी करता है, तो ऐसे कुछ ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के बेस पर हिंदू वाइफ जो है सेपरेटली एक अलग हाउस की डिमांड कर सकती है और वहां भी रह सकती है। कौन कौन से ग्राउंड है? सबसे फर्स्ट ग्राउंड आपको है डेजर्शन का, जो हमने डाइवोर्स के ग्राउंड्स में भी पढ़ा था। इफ ही इज गिल्टी ऑफ डेजर्शन, डेजर्शन मान लो वो उसे खुद छोड़ के चला गया है या उसे निकाल दिया, दैट इज टू से ऑफ अबंडिंग हर, उसे त्याग दिया है बिना किसी रीजनेबल कॉज के, कोई कारण नहीं है, बिना उसकी कंसेंट के, उसकी विश के अगेंस्ट, और जानबूझकर विलफुली उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, नकार रहा है, उस मामले में सेपरेट रेजिडेंस की डिमांड कर सकती है। फिर इफ ही हैज ट्रीटेड विद सच क्रूअल्टी एज कॉज रीजनेबल अप्रीहेंशन, की ऐसी क्रूअल्टी करता है कि जिससे उसके वाइफ के माइंड पे है कि वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, इंजूरियस हो सकता है हस्बैंड के साथ रहना। फिर कहता है ये सी जो ग्राउंड है, विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, जो कोढ़ की बीमारी होती थी पहले, वो जो एक मौजूदा टाइम में कोढ़ वगैरह जो है मोस्टली खत्म हो चुका है, तो इस चीज को भी अब खत्म कर दिया गया है।
इसको निकाल दिया गया है। पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, आप माइंड में रखिएगा 21/2/2019 से ये लागू हुआ था। तो उस मामले में अब ये ग्राउंड निकल चुका है। उससे नेक्स्ट ग्राउंड है, इफ ही हैज एनी अदर वाइफ, अगर मान लो कमेंसमेंट ऑफ एक्ट से पहले मैरिज हुई थी और 2 वाइफ थी किसी की और एक वाइफ ये चाहती है मैं दूसरे के साथ ना रहूं, तो वो अलग सेपरेट रेजिडेंस की डिमांड कर सकती है। कीप्स ए कंक्यूबाइन, कंक्यूबाइन मतलब जो रखैल पहले वर्ड यूज होता था जिसको मोजरम लिव इन कह रहे हैं। शादी के बाद अगर लिव इन में कोई रह रहा है, सेम हाउस में रह रहा है जहां पर वाइफ रह रही है या उसके साथ रहता है एल्सवेयर कहीं बाहर, तब भी वाइफ जो है सेपरेट रेजिडेंस की डिमांड कर सकती है। इफ ये सीज टू बी हिंदू, अगर वो अब हिंदू ही नहीं है, कन्वर्ट हो गया है। इफ देयर इज एनी अदर कोज, कोई ऐसा कोज है जो कोर्ट में वो बताती है वाइफ और जो कोर्ट को भी सही लगता है, तो उस लेवल पर भी, उस ग्राउंड पर भी वाइफ जो है सेपरेट रेजिडेंस क्लेम कर सकती है, सेपरेट रेजिडेंस में रह सकती है। फिर कह रहा है कि हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ, अगर वो खुद ही अनचेस्ट है, अडल्ट्री है, किसी और आदमी से उसके रिलेशन है, या सीज टू बी हिंदू, वो अब हिंदू नहीं रही है, उस मामले में उसको मेंटेनेंस जो है सेपरेट रेजिडेंस के साथ नहीं मिलेगा। पुरुषोत्तम महाकंद वर्सेस श्रीमती अन्नपूर्णा महाकंद के केस में ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, केस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। द राइट टू क्लेम इंटरिम मेंटेनेंस इन ए सूट इज सब्सटेंटिव राइट, द वन इज सब्सटेंटिव राइट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है द राइट दैट इज क्लेम अंडर सेक्शन 18 इज सब्सटेंटिव राइट, इट्स ओनली ए प्रोसीजरल राइट, इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव राइट, इट्स ओनली ए आप कह सकते हो प्रोसीजरल एज वेल सब्सटेंटिव राइट। तो क्या होगा, सब्सटेंटिव राइट इज द राइट ऑप्शन। सिंस नो फॉर्म इज प्रिस्क्राइब्ड, कोई भी फॉर्म जो है नहीं बताई गई है कि किस प्रकार से सिविल राइट्स को एक्सरसाइज करना है, तो कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है इंटरिम मेंटेनेंस देने की। ये इंटरिम मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है कि अगर राइट टू क्लेम इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब अब फाइनल जजमेंट आया नहीं है, उससे पहले ही वाइफ को जरूरत है किसी सेपरेट रेजिडेंस की या मान लो मेंटेनेंस की, उस मामले में ये बात हो रही है। फिर बात है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइन। पेंडेंट लाइन का मतलब पेंडेंसी ऑफ सूट। नीलम मल्होत्रा वर्सेस राजेंद्र मल्होत्रा के केस में ये बात कही, आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी अवॉर्डेड मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट। कहता है कि हस्बैंड और वाइफ के स्टेटस को ध्यान में रखते हुए पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस दिया गया, इवन दो देयर इज नो सेपरेट प्रोविजन। हालांकि ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस का कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं है एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में। द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द वाइफ रिमेन्स ऑन द हस्बैंड इवन दो द वाइफ माइट बी लिविंग सेपरेटली। चाहे वाइफ अलग रह रही है, उसके बाद भी हस्बैंड की ये ऑब्लिगेशन है, उसका कर्तव्य है कि वो उसको मेंटेन करे। द सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट में टेक डिकेड्स टू डिसाइड। सेक्शन 18 के इस केस को डिसाइड होने में डिकेड्स लग गए, दशकों लग गए, 10-15 साल लग गए। द वाइफ इन द फर्स्ट इंस्टेंस फोर्स्ड टू फेस स्टारवेशन। उस केस की सुनवाई होते होते वाइफ को जो है भूख का सामना करना पड़ा और उसके बाद में मेंटेनेंस ग्रांट हुआ। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट से हुआ। सच ए व्यू, ऐसा जो विचार था, वो जो इंटेंट है, जो इंटेंशन थी लेजिस्लेचर की सेक्शन 18 को लाने के लिए, वो इंटेंशन नहीं सिद्ध हो रही थी। इट इज सेटल लॉ, एक सेटल लॉ है कि अ कोर्ट एम्पावर्ड टू ग्रांट अ सब्सटेंटिव रिलीफ, कि जो कोर्ट जो है एम्पावर्ड है, कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो सब्सटेंटिव रिलीफ ग्रांट करे इंटरिम बेसिस पे, और कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, तब भी कोर्ट अपने लेवल पर डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके ग्रांट कर सकती है। मेंटेनेंस टू वाइफ और विडो। साधु सिंह के केस में क्या हुआ, विडो हैज नो चार्ज ऑन सेपरेट प्रॉपर्टी। हस्बैंड की कोई सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं थी, उस पर किसी प्रकार का चार्ज जिसे ठेका वगैरह बोल दिया जाता है वो नहीं लिया गया था। नीदर सेक्शन 18 जो है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ से रिलेटेड कर रहा है और सेक्शन 21 डील कर रहा है विडो से, अगर मान लो कोई मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर्टी थी तो इसमें जो बात की गई कि जो वाइफ का जो मेंटेनेंस है वो भी इसमें प्रोवाइड किया गया था। सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस, क्या दोनों चीजें मिल सकती है? मीरा नरेश वालिया वर्सेस सुकुमार नरेश वालिया के केस में क्या हुआ, वाइफ हैड बीन लिविंग अलोन एंड ऑल द चिल्ड्रन हैड बीन ब्रॉट अप बाय हर विदाउट एनी असिस्टेंस। उसने सारे बच्चे पाले बिना किसी असिस्टेंट के, बिना किसी मदद के, एंड हेल्प फ्रॉम द हस्बैंड से कोई हेल्प नहीं मिली। देयर वाज ए क्लियर केस था ये डिजर्शन का। वाइफ वाज एंटाइटल्ड, वाइफ को सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस दिया गया। द थॉटलेस एक्शन ऑफ द हस्बैंड, जो विचार था हस्बैंड का कि अपनी वाइफ को घर से निकाल दे, वेयर शी हैज बीन लिविंग इन कोल्यूजन विद द परचेजर ऑफ द हाउस। वो जो घर के जो मालिक थे जिन्होंने घर को खरीदा था उनके साथ मिलकर वाइफ ने ऐसा काम किया था, ये जो है अमाउंटिंग टू क्रूरल्टी माना गया। उसके बाद वाइफ को जो है यहाँ पर
कि जो हस्बैंड था उसने परचेजर ऑफ हाउस, जो घर को खरीदने वाला था, उसके साथ मिलकर सारा ये ताना बाना बुला था, तो वाइफ जो उसे एंटाइटल किया गया। The claim for maintenance by a wife can also be sustained under clause G even on the ground covered by one or other clauses। clause G किसकी बात कर रहा है कि अदर cause की बात कर रहा है clause G। तो उसमें ये बात कही गई कि अगर A से F तक कोई भी फुलफिल नहीं होता तो उसको फुलफिल किया जा सकता है, merely because, सिर्फ इस बात के लिए कि वाइफ जो है ग्राउंड प्रूफ नहीं कर पाई तो उसको मेंटेनेंस से मना नहीं किया जा सकता। ये बात कोर्ट ने कही, अदर ग्राउंड्स को यहाँ पर कंसीडर किया गया और कोर्ट ने एक लीनियंट व्यू लेते हुए वाइफ के फेवर में फैसला सुनाया। मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। विडोड डॉटर इन लॉ, बेटे की बहू है, विधवा हो चुकी है, उसके लिए क्या मेंटेनेंस का प्रोविजन है? A Hindu wife, whether married before or after the commencement of this, shall be entitled to be maintained after death of her husband by father-in-law के द्वारा वो मेंटेन किया जाएगा। Provided and to the extent she is unable to maintain, कारण क्या होगा कि अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है अपनी अर्निंग से या प्रॉपर्टी जो उसके लिए पास है उससे, फिर शी हैज नो प्रॉपर्टी, और अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर उसको मेंटेनेंस जो है वो बुजुर्ग आदमी जो उसका ससुर है कैसे देगा? सबसे पहले चीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड, या तो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से या उसके फादर की प्रॉपर्टी से या उसके मदर की प्रॉपर्टी से। फ्रॉम हर सन और डॉटर, या उसकी खुद का कोई बेटा है, बेटी है, उसके पास कोई स्टेट है उससे। तो ये दो प्रोविजन हो गए। एनी ऑब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इफ फादर इन लॉ डज नॉट मीन, अगर मान लो फादर इन लॉ ससुर के पास कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो जो है किसी प्रकार का शेयर नहीं मांग पाएगी। एंड एनी सच ऑब्लिगेशन शैल सीज ऑन मैरिज, और अगर मान लो फादर इन लॉ के पास कुछ प्रॉपर्टी भी थी, उससे वो मेंटेन कर सकता था, लेकिन अगर उसने रीमैरिज कर ली है, कहीं और शादी कर ली है, दोबारा शादी करने के बाद उसका वो राइट जो वो खत्म हो चुका है। अनिमुथु वर्सेस गांधी मल के केस में क्या हुआ? लायबिलिटी ऑफ फादर इन लॉ कम्स टू एन एंड, लायबिलिटी खत्म हो गई जहां पर विडो ने रीमैरिड कर ली और उसने जो है शेयर जो है पार्टीशन के साथ साथ वो प्रॉपर्टी का ले लिया। बट हर राइट टू शेयर इन द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, जो शेयर उसका बनता था सेपरेट प्रॉपर्टी में, वो उसको मिलेगा, उससे उसको नहीं निकाला जा सकता। ये बात आ रही थी मेंटेनेंस की, विडोड डॉटर इन लॉ की बात। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन और एज्ड पेरेंट्स। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के कुछ प्रोविजन के होते हुए भी A Hindu is bound during his or her lifetime to maintain his or her legitimate or legitimate children के लिए, और जो बुजुर्ग माता पिता उनको वो मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, दोनों प्रकार के बच्चों को मेंटेन करेगा वो, चाहे वो लीगल मैरिज से हो, चाहे वॉइड मैरिज से हो, या अदर टाइप की मैरिज से, या एक ओनली रिलेशनशिप से हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हो, कहीं से भी हो। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड में मेंटेन क्लेम मेंटेनिंग फ्रॉम हिज और फादर और मदर सो लॉन्ग चाइल्ड, जब तक बच्चा माइनर है उस टाइम तक उसे ले सकता है मेंटेनेंस। द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन टू मेंटेन हिज और हर एज्ड और इन्फर्म पेरेंट और डॉटर हु इज अनमैरिड, कह रहे कि हिज और हर एज्ड बुजुर्ग माता पिता, इन्फर्म माता पिता जो अपनी देखभाल नहीं कर पा रहे, डॉटर जो अनमैरिड है, जब तक कि उसकी मैरिज ना हो जाए उस टाइम तक अगर वो अपनी इनकम नहीं कमा रही है, प्रॉपर्टी से नहीं आ रही है, उस मामले में मेंटेन करेगा। एक्सप्लेनेशन कहता है कि इन दिस सेक्शन पेरेंट का मतलब चाइल्डलेस, अगर मान लो एक आदमी के 2 वाइफ है, दूसरी वाइफ के बच्चा नहीं है, चाइल्डलेस स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, ये प्रोविजन कहता है सेक्शन 20। अब जो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है ना, बहुत वाइडली बताता है किन किन को मेंटेन करना है, किन किन को नहीं करना। अगला कह रहा है डिपेंडेंट्स डिफाइन, इसमें डिपेंडेंट्स भी डिफाइन किए गए हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर डिपेंडेंट्स का मतलब क्या होंगे? सबसे पहली चीज फादर, हिज और हर फादर, मदर, विडो जब तक उसने रीमैरी नहीं की, हिज और हर सन, ठीक है, सन ऑफ हिज प्रीडिसीज सन, बेटा मर चुका है उसका बेटा है, पोता है, फिर उसका पड़पोता हो गया, सो लॉन्ग जब तक कि वो माइनर है। प्रोवाइडेड दैट to the extent that is unable to obtain maintenance in the case of grandson from his father's mother state, grandson जो है फादर और मदर की स्टेट से लेगा, और इन द केस ऑफ ग्रेट ग्रैंडसन फ्रॉम द स्टेट ऑफ, और ग्रेट ग्रैंडसन है जो पोता है और जो पड़ पोता है वो आगे अपने पेरेंट्स की जो स्टेट है उनसे लेगा। फिर हिज और हर अनमैरिड डॉटर को मेंटेन करेगा, फॉर अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्रीडिसीज सन, पोती है उसको भी करेगा, अनमैरिड डॉटर पड़ पोती है जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। प्रोवाइडेड दैट शी इज अनेबल टू ऑब्टेन, मेंटेनेंस नहीं ले पाएंगे, किस सेंस में? अगर मान लो
जो पोती है उसके पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी थी और आगे जो भी पड़पोती है उसके पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी थी या मदर के पास। हिज विडो डॉटर, विधवा बेटी, प्रोवाइजो कहता है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है या उसके हस्बैंड के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या मान लो वो अपने बेटे और बेटी से प्रॉपर्टी ऐसे कुछ मेंटेनेंस नहीं ले पा रही है, या उसके ससुर जो है और उसके जो फादर है स्टेट के मेंटेन नहीं कर पा रहे। उस सेंस में जो है एक व्यक्ति जो अपनी विधवा बेटी को भी मेंटेन करेगा। फिर है एनी विडो ऑफ हिज सन, अपने बेटे की वाइफ यानी कि जो विधवा है, पोते की विधवा होगी, या इस प्रकार से सो लॉन्ग एज, जब तक कि वो मैरिज ना कर ले। ठीक है। प्रोवाइडेड एंड नेक्स्ट एक्सटेंड दैट शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड स्टेट, अगर मान लो वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस नहीं ले पा रही है, बेटे या बेटी से नहीं ले पा रही है, उस सेंस में वो जो है आगे जो मेंटेनेंस लेगी। फिर है हिज और हर माइनर इल एस्टिमेट सन, इल एस्टिमेट सन की बात है जब तक कि वो माइनर है। फिर इल एस्टिमेट डॉटर की बात जब तक कि वो अनमैरिड है। तो यानी कि इतना वाइड स्कोप दे दिया, इतने सारे डिपेंडेंट्स बना दिए। एक बेचारा आदमी महीने की 20,000 तनख्वाह ले रहा है, उसमें वो इतने डिपेंडेंट उसके खड़े हो गए तो क्या देगा वो। कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए चले जाते हैं, काफी मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, वहां हस्बैंड के पास, फादर के पास कुछ है भी नहीं देने को, लेकिन फिर भी सिर्फ उसको मेंटली हैरास करने के लिए इतना परेशान कर देते हैं कि वो हमारे कहे से बाहर है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। सिर्फ उसको पनिशमेंट के तौर पर, उसको सजा देने के पर्पज से जो है उसको परेशान किया जाता है, और इस तरीके से मेंटेनेंस के केसेस कोर्ट में चलते रहते हैं। हालांकि अब तो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत जो भी मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर रहा है उसको अपनी इनकम का ब्यौरा देना पड़ेगा एफिडेविट के थ्रू, और एफिडेविट अगर झूठा पाया जाता है तो उनको झूठे एविडेंस के लिए जो है पनिशमेंट भी दी जा सकती है। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट का मेंटेनेंस है वो क्या होगा, किस लेवल पर होगा, कितना दिया जाएगा, अभी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, इस सबसेक्शन 2 के होते हुए द हेयर्स ऑफ अ डिजीज हिंदू, हिंदू जो है उसके हेयर है, उत्तराधिकारी है, बाउंड टू मेंटेन, उनको बाउंड किया गया है, उनके ये इंपॉर्टेंट है कि उनको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। किसमें से, डिजीज आउट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट उनको मिली है, जो प्रॉपर्टी उनको मिली है उसमें से उन्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, आप नोट कीजिए। जिस लेवल पे प्रॉपर्टी मिलेगी उस लेवल पे मेंटेन करना पड़ेगा। वेयर अ डिपेंडेंट हैज नॉट ऑब्टेन बाय टेस्टामेंट्री और इंटरेस्टेड, डिपेंडेंट जो है उसने किसी प्रकार से टेस्टामेंट्री विल के द्वारा या वैसे उसको कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिली है, एनी शेयर इन द स्टेट ऑफ हिंदू, किसी हिंदू के शेयर नहीं मिला है, तो डिपेंडेंट शैल बी एंटाइटल्ड, तो फिर डिपेंडेंट क्या करेगा, वो मेंटेनेंस लेगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, जो प्रोविजन है इस एक्ट में, उस एक्ट के होते हुए मेंटेनेंस दिया जाएगा। सबसे पहले चीज की जिसको प्रॉपर्टी मिली है उसको मेंटेनेंस उसी से ही मिलेगा। फिर कह रहा है कि जो एंटाइटल है लेकिन उसके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं आई तो वो मेंटेनेंस कहां से लेगा, तो उसके मामले में जो अदर प्रोविजन हमने पढ़े हैं सेक्शन 21 में उसको कंसिडर किया जाएगा, कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु टेक द स्टेट, जो हर एक व्यक्ति जितनी मात्रा में स्टेट लेता है, मान लो एक आदमी है उसके आगे बच्चे हैं, आदमी की डेथ होगी तो उसके बाद प्रॉपर्टी आगे चली गई, उसके बाद उसकी मदर है बच्चों की, तो उनको जो है इस लेवल में लाइबिलिटी जो है हर एक व्यक्ति की कितनी होगी, जितना स्टेट से उसका शेयर होगा, जितना शेयर होगा प्रॉपर्टी का उतने ही लेवल पर उनको जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा और उसी लेवल पर मेंटेनेंस दिया जाएगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, इनमें कुछ भी होते हुए भी नो पर्सन हु इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ डिपेंडेंट, जो कोई व्यक्ति खुद एक डिपेंडेंट है, शैल बी लाइबल टू कंट्रीब्यूट, तो भी वो मेंटेनेंस दूसरों में देने के लिए लाइबल होगा अगर उसने एक हिस्सा लिया है प्रॉपर्टी का, तो जितना हिस्सा लिया है उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कोई दूसरा कोई जो डिपेंडेंट है और उसको भी प्रॉपर्टी में से शेयर मिला है तो वो उसको उसी लेवल पर हिस्सा भी देना पड़ेगा। तो ये प्रोवाइजो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से बार बार पढ़ते रहना है। फिर बात आती है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की, क्या अमाउंट होना चाहिए मेंटेनेंस का। इस शैल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो डिटरमाइन करे कि मेंटेनेंस शैल बी अवॉर्डेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द कोर्ट शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू कंसिडरेशन सबसेक्शन 2 और 3, जो आगे है उनको देखेगी कि सबसेक्शन 2 और 3 के हिसाब से मेंटेनेंस डिसाइड करेगी। In determining the amount of maintenance, if any, to be awarded to a wife, children or aged or infirm parents under this act shall be had, पहली बात क्या देखेगी, पोजीशन देखेगी, क्या पोजीशन है पार्टीज की,
मान लो कोई आदमी ऐसा है जो अच्छे ऐशोआराम में रह रहा है और अच्छी पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको अच्छी मात्रा में मेंटेनेंस मिलेगा। और रीजनेबल वांट्स, क्लेमेंट जिसने क्लेम किया उसकी कितनी जरूरतें हैं, कहीं वो ऐसे ही परेशान करने के लिए क्लेम कर रहा है। अगर क्लेमेनेंट वाइफ जो अलग रह रही है तो वो भी देखेगी कि क्या जस्टिफाइड है या नहीं है। द वैल्यू देखेगी, क्लेमेंट जो मांग रहा है मेंटेनेंस की खुद की कोई प्रॉपर्टी या इनकम है जिस इनकम से वो जो है अपनी अर्निंग भी कमा रही है। द नंबर ऑफ पर्सन एंटाइटल टू मेंटेनेंस, और ये भी देखा जाएगा कितने लोगों को मेंटेनेंस देना है। In determining the amount of maintenance, if any, to be awarded to a dependent under this act, regard shall be had to be net value of the state of disease। सबसे पहले ये भी देखा जाएगा कि जो व्यक्ति गुजर चुका है, डेथ हो चुकी है, उसकी स्टेट कितनी है और उसमें से कितना भुगतान करना है और कितना रुपया बचता है। अगर कोई अदर प्रोविजन है, विल में कुछ बन गया है डिसीज के द्वारा, तो भी देखा जाएगा। रिलेशनशिप क्या है, अगर बेटा है उसको ज्यादा मेंटेनेंस मिलेगा, पोता है पड़पोता है, आगे आगे मेंटेनेंस की जो क्वांटिटी कम होती जाएगी। रीजनेबल वांट क्या है, किसी व्यक्ति को क्या जरूरत है, कुछ किसी के बच्चे हैं उनको बच्चे को एजुकेशन देनी है उसके लिए मेंटेनेंस चाहिए, तो वो थोड़ा अलग होगा। द पास्ट रिलेशनशिप, डिपेंडेंट जो है मान लो बेटा है, बेटे के अपने फादर से अच्छे रिश्ते ही नहीं थे, वो उसको मारना चाह रहा था, वो रिलेशन भी देखेगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू भी देखेगा कि जो प्रॉपर्टी है मिली है उस इनकम कितनी ड्राइव हो रही है, वो भी देखेगा। फिर कितने डिपेंडेंट है जिनको मेंटेनेंस दिया जाएगा, वो सब भी कोर्ट कंसीडर करेगी। वसंता वर्सेस चंद्रन के केस में क्या हुआ, द अमाउंट पेएबल बाय वे ऑफ मेंटेनेंस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द ईच केस। कहता है कि हर एक केस में अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, उन पर डिपेंड होगा। नो एक्सेप्शन कुड बी टेकन, कोई भी ऐसे एक्सेप्शन ट्रायल कोर्ट नहीं लेगी कि जिसमें मेंटेनेंस को क्लेम किया जा सके। कहने का मतलब है हर एक मामले में अलग अलग जो कंडीशंस होती है, कहीं पर वाइफ जो है वेल मेंटेन्ड होती है, वेल स्टेटस में रहती है, कहीं पर वाइफ जो है सिंपल गांव में रहने वाली लेडी है, तो उसके हिसाब से भी मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाएगा कि किस प्रकार से मेंटेनेंस दिया जा सके। अब हम देखते हैं सेक्शन 24। आज मैं इस कंसेप्ट को कंप्लीट ही कर देती हूँ। क्लेमेंट टू बी मेंटेनेंस शुड बी हिंदू, जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस वो हिंदू होना चाहिए। नो पर्सन शैल बी एंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस चैप्टर इफ ही और शी इज टू हिंदू, अगर वो हिंदू नहीं है तो वो एंटाइटल नहीं है, टू अनदर रिलीजन में चला गया। मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ पर ए, ठीक है, इसका बेटा है बी, ठीक, ये भी हिंदू है, इसका आगे बेटा है सी जो क्रिश्चियन बन चुका है, बी की डेथ हो जाती है, अब ये क्रिश्चियन है, यहां पर क्लेम नहीं कर पाएगा। आई इस बात समझ में। अगर मान लो ए यहाँ पर हिंदू है और बी क्रिश्चियन बन जाता और इसका बेटा फिर हिंदू बन जाता और फिर बी की डेथ हो जाती, फिर सी क्लेम कर पाता, तो उसका हिंदू होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी ऑल्टर्ड और चेंज ऑन सर्कमस्टेंस, जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं। आज मान लो कोई व्यक्ति 50,000 सैलरी ले रहा था, कल को वो रिटायर हो जाता है, उसकी पेंशन सिर्फ 15,000 आ रही है, 20,000 आ रही है, या उस व्यक्ति को जिसको मेंटेनेंस के लिए बोला गया वो खुद ही जो बीमार हो गया, उसको खुद की हेल्थ के लिए पेमेंट देनी पड़ती है, तो उस मामले में सर्कमस्टेंसेस जैसे चेंज हो जाएंगे तो मेंटेनेंस को ऑल्टर किया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस वेदर फिक्स्ड बाय डिक्री, या तो डिक्री के द्वारा फिक्स हुआ हो या किसी एग्रीमेंट के द्वारा फिक्स हुआ हो, इस एक्ट के आने से पहले या इस एक्ट के आप ये कह सकते हो कि आने के बाद। आया कब था, 21/12/1956 को आया था, तो उससे पहले में भी ऑल्टर्ड, उसको बदला जा सकता है। अगर कोई मटेरियल का मतलब एक्चुअल में कुछ चेंज हुआ है, जो लग रहा है आवश्यक चेंज हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, वो मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा है, तो उसके आप कैसे बर्डन डालोगे कि तुझे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। वो खुद भी व्यक्ति, क्योंकि जब मेंटेनेंस की बात आती है दोनों पार्टी को कंसीडर किया जाता है। इन फ्यूचर अगर किसी प्रकार की कंडीशन आ जाती है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि ऑल्ट्रेशन करना जरूरी है, मटेरियल चेंज है, तो उस मामले में कोर्ट देखेगी कि चेंज मटेरियल होना चाहिए, नेसेसरी चेंज है वो। फिर है डेप्थ टू बी प्रायोरिटी। मान लीजिए आज कोई आदमी की डेथ हो जाती है, उसके बाद क्या है, उसका कुछ प्रॉपर्टी उसके पास है, या मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो राम है, वो 50,000 रुपए इनकम करवा रहा है और उसकी वाइफ है मान लो सरिता के पास जो है, सरिता की 3 बेटियां थी, 2 बेटियों की शादी जो है राम करवा चुका है, और अभी उसने इतना लोन लिया हुआ है, मान लो 50,000 सैलरी में से 35,000 लोन की किस्त कट रही है, तो कोर्ट ये देखेगी कि पहले जो डेट्स है, जो डेट्स किसी बैंक के देने हैं, उस बैंक के डेट्स को भी कोर्ट देखेगी और उसको क्या मिलेगा, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। सबसे पहले बैंक के डेट्स देखे जाएंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 27 में जो प्रोविजन है उसके साथ 27 में कुछ प्रोविजन है उसके होते हुए भी डेप्ट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्टेड और पेएबल, जो पहले से डिसाइड किए गए थे या डिसीज के द्वारा दिए जाने थे। अब डिसीज के डेट की बात आ रही है, जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस लेने की बात आ रही है, और उस प्रॉपर्टी से काफी जो लोन लिया हुआ था तो उस लोन को पहले चुकाया जाएगा।
शैल हैव प्रायोरिटी ओवर द क्लेम्स। जो डिपेंडेंट्स के मेंटेनेंस का क्लेम वो बाद में देखा जाएगा, पहले उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो या उस प्रॉपर्टी की कुछ कीमत से वो जो डेट्स है उनको क्लियर किया जाएगा। मेंटेनेंस वन टू बी चार्ज। मेंटेनेंस को कब चार्ज की फॉर्म में, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है कुछ रुपया डिसाइड कर दिया जाता है किसी प्रॉपर्टी पे। मान लीजिए किसी की 2 एकड़ की प्रॉपर्टी है, वो उसको आगे ठेके पे दे रहे हैं, ठेके पे क्या मंथली 40,000 रुपए साल का एक चार्ज आता है, उस पर वो पेमेंट आती है, संपत्ति पर शुल्क बोलते हैं जिसे। तो कह रहे हैं कि डिपेंडेंट्स जो क्लेम है, जो डिपेंडेंट है, जो किसी के मेंटेनेंस पर निर्भर कर रहा है इस एक्ट में, शैल नॉट बी ए चार्ज ऑन द स्टेट ऑफ डिजीज। जो गुजर गया है उसकी प्रॉपर्टी से चार्ज नहीं दिया जाएगा, और एनी पोर्शन, ना ही उसके किसी पोर्शन से, जब तक क्या कंडीशन फुलफिल ना हो। वन हैज बीन क्रिएटेड बाय विल, या तो वो व्यक्ति विल बना के गया होगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, इस पर इतना चार्ज जो है इस व्यक्ति को दिया जाएगा, इतना जो ये भुगतान है इस व्यक्ति को किया जाएगा, मेरी इस प्रॉपर्टी पे इतना शुल्क आता है, ये शुल्क इतना हिस्सा इसको दिया जाएगा, मेरी वाइफ को दिया जाएगा, मेरे बच्चे को दिया जाएगा, मेरे पोते को दिया जाएगा, जिसको भी वो देना चाहे बाय विल होना चाहिए। विल बना दी गई है फिर तो कोई इश्यू नहीं है। सेकंड, पहला पॉइंट हो गया बाय विल। बाय विल जो है वो कोर्ट कहेगी कि ठीक है विल बना दी है, विल के तहत तो जो कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। बाय डिक्री ऑफ कोर्ट, या कोर्ट की डिक्री आ गई है, या मान लो कि एग्रीमेंट कर दिया, डिपेंडेंट है और जो ओनर था स्टेट का, और या उसके किसी पोर्शन की बात आ गई है, तो अगर ये कुछ कंडीशन फुलफिल होती है तब जो उस पर चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, अदरवाइज किसी भी स्टेट से चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये इतना डिटेल में करवाने की जरूरत नहीं है, ये जो है टू द पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेंटेनेंस वन टू चार्ज जो है किस सेक्शन में दिया गया है, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात आ रही है इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट और मेंटेनेंस। जहां पर मेंटेनेंस का राइट था उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर कर दिया गया। मान लीजिए किसी की 2 एकड़ प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, वहां पर फसलें लगती हैं, या उसको ठेके पर दिया जाता है, लीज पर दिया जाता है, उसी को आगे ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या होगा। कह रहा वेयर डिपेंडेंट एज ए राइट टू रिसीव। डिपेंडेंट को मान लो विल के द्वारा कोई मेंटेनेंस रिसीव करने का राइट था किसी स्टेट से, और सच स्टेट, या तो वो पूरी की पूरी स्टेट वो प्रॉपर्टी और एनी पार्ट उसका ट्रांसफर हो गया, लीज पर दे दिया या बेच दिया गया, तो जो राइट था रिसीव किया गया था मेंटेनेंस में, उसको जो ट्रांसफरी, मान लीजिए ए है, ठीक है, इसको इस प्रॉपर्टी से कुछ राइट्स था, तो ये प्रॉपर्टी आगे सी को सेल हो गई, तो अब जो है इसको जो राइट मिला हुआ था इस प्रॉपर्टी से, अब सी से वो जो पेमेंट है मेंटेनेंस की वो ली जाएगी। ये बात कहना चाह रहा है सेक्शन 28। द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस में बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी के अगेंस्ट उसको एनफोर्स किया जाएगा अगर ट्रांसफरी को नोटिस हो। नोटिस का मतलब उसको नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए ए है, ठीक है, ए की प्रॉपर्टी है, ए को इससे चार्ज मिल रहा है। अब आगे क्या है, सी ने इसको खरीदा, अगर सी को पता था कि इससे इसको चार्ज मिल रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, सी को पता ही ना हो तो कोई इश्यू उसके सी के लिए नहीं आएगा। तो अगर मान लो वो ट्रांसफर ग्रेटिट्यूस हुआ, ग्रेटिट्यूस का मतलब गिफ्ट के तौर पर किया गया, और उसके पास मान लो कोई नोटिस ही नहीं था, जिसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर से पता ही नहीं था कि इस पर चार्ज क्रिएट हुआ है, या मान लो वो जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट के तौर पे गई थी, तो उस मामले में बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। अगर नोटिस नहीं है तो किसी प्रकार का ट्रांसफरी का राइट उस पर नहीं बनेगा। चलिए अब लास्ट हमारे सेक्शन पे आ जाते हैं। आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो रहा है और हमारा ये हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट भी कंप्लीट हो रहा है। रिपील है 29, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 30 कहता है सेविंग क्लोज है, नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट एनी अडॉप्शन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। कहता है कि 21/12/1956 को जब ये कमेंसमेंट हुआ था तो उस अडॉप्शन पर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और उसकी वैलिडिटी जो अडॉप्शन की है वो इस एक्ट से डिटरमाइन नहीं होगी क्योंकि वो इससे पहले हुआ था। तो आज का हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आप सोचते हो कि फर्दर ये वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं तो जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं साथ के साथ जो है सीपीसी को भी बेयर एक्ट के साथ बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्टार्ट करवाऊंगी, और आईपीसी में भी जो जनरल एक्सेप्शन है और प्राइवेट डिफेंस है वो वाला थोड़ा सा मैं डिटेल में करवाने के बाद उसको भी बेयर एक्ट के हिसाब से फटाफट कंप्लीट करवा देंगे। तो 15 मार्च तक कोशिश करेंगे सीपीसी और आईपीसी को हम कवर कर लें, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है। सीपीसी में से तकरीबन 20-22 क्वेश्चन आ जाते हैं और आईपीसी में भी आने के चांसेस होते हैं, तो हम उन्हें भी फटाफट कवर करेंगे। और मैं अपने लेवल पर जितना बेस्ट हो सकता है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवा दूंगी और वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और किस प्रकार से कोचिंग के लिए हम पेड करते हैं, पेमेंट देते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आप सभी की प्रॉब्लम को समझ पा रही हूँ, इसलिए मैं डिटेल जो है
जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी फॉर फर्दर रिवीजन पोर्शन, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रैक्टिस भी कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे.